हेलो साथियों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ, अणु संख्यक गुणधर्म कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है ना? तो हर बार की तरह जैसे हम जो टॉपिक होता है उसके नाम से हम क्या करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है ना? तो आज भी हम क्या करेंगे, उसके नाम से भी उसका मतलब निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है? गुणधर्म का मतलब होता है गुण। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? गुण। और गुण मतलब अच्छाई बुराई, ये तो आप जानते ही हो, है ना? गुण क्या होते हैं? अच्छाई बुराई। तो गुणधर्म का मतलब क्या है? गुण। मतलब अणु संख्यक गुणधर्म क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। अच्छा, ये कैसे गुण है ये भी तो बताओ सर। तो आप यहाँ देख रहे हो अणु। अणु मतलब अणु, अणु मतलब अणु, आप जानते ही हो, अणु परमाणु जानते हो ना। और संख्यक मतलब संख्या। अणु मतलब तो अणु होता ही है, और संख्यक मतलब क्या होता है? संख्या। और ये आपका क्या है? गुण। तो ऐसा हम बोल सकते हैं अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, अणु संख्यक मतलब अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या में हम कणों की संख्या ही बोल सकते हैं, ठीक है? अणुओं की संख्या को हम और क्या बोल सकते हैं? कणों की संख्या, ठीक है? कणों की संख्या हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना, अणु संख्या गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को हम क्या बोलते हैं? अणु संख्या गुणधर्म। तो आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है ना? चलो पहले समझेंगे। दोस्तों मेरे पास ये तीन पात्र हैं, 1, 2 और 3, ठीक है? और तो इसमें से दोस्तों मैंने क्या किया है, पहला जो पात्र था उसमें मैंने 1 लीटर जल लिया। कितना लीटर जल लिया? 1 लीटर। और जब मैंने 1 लीटर जल लिया तो इस 1 लीटर जल में मैंने क्या कर दिया? 10 ग्राम नमक मिला दिया। कितने ग्राम मिला दिया नमक? 10 ग्राम। तो आप मुझे एक बात बताओ, नमक आपने जो खाते हो घर में, NaCl, जो घर में आप नमक खाते हो ना, उस नमक की बात कर रहा हूँ। तो मैंने 10 ग्राम नमक मिलाया। तो आप ये बता दो मुझे कि ये 10 ग्राम जो नमक है, इस 10 ग्राम नमक में लगभग कितने कण होंगे? लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं पूछ रहा हूँ, अप्रॉक्स पूछ रहा हूँ मैं, है ना? एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो गिनने बैठ जाओगे भाई, है ना? 1, 2, है ना, तो गिन नहीं पाओगे। अप्रॉक्स बता दो। तो 10 ग्राम नमक होगा लगभग इतना सा। 10 ग्राम नमक लगभग कितना होगा? इतना सा होगा, ठीक है? और अगर 10 ग्राम नमक में हम इन संख्याओं को काउंट करें, कणों की संख्या, तो लगभग अगर हम 10 ग्राम नमक में कणों की संख्या देखें तो लगभग हमें 1000 कण मिलेंगे। कितने कण मिलेंगे मेरे भाई? 1000 कण मिलेंगे, क्योंकि नमक का जो कण है बहुत छोटा होता है। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 लीटर दूसरे पात्र में मैंने 1 ही लीटर जल लिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया? 10 ग्राम शक्कर डाल दी। 10 ग्राम क्या डाल दी मैंने? शक्कर डाल दी, ठीक है? और शक्कर का फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या है शक्कर का फॉर्मूला? C12H22O11, ये शक्कर का फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा शक्कर का जो कण होता है नमक के कण से क्या होता है? बड़ा होता है। अब नमक के कण से शक्कर का कण बड़ा होता है, तो 10 ग्राम शक्कर में अगर मैं शक्कर के कणों को काउंट करूं तो लगभग मुझे 100 ही कण मिलने वाले हैं। लगभग मुझे 100 ही कण बनने, लगभग मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई गिन के बात नहीं कर रहा हूं, लगभग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो लगभग मुझे कट कितने मिल जाएंगे? 100 कण मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो देखो इसमें 1 लीटर जल में कितने कण मिले हैं? 1000। और इसमें 1 लीटर जल में कितने कण हैं? 100 कण है, ठीक है? और आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पात्र में मैंने 1 लीटर जल को लिया और मैंने इसमें 10 ग्राम साबूदाना को डाला। किसको डाला? साबूदाना। जानते हो ना, जो फरार के काम में आता है, ठीक है? साबूदाना। तो अगर मैं इस साबूदाना में देखूं 10 ग्राम साबूदाना में, तो मुझे लगभग और लगभग 50 कण ही मिलेंगे। लगभग कितने कण मिलेंगे? 50 कण। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ, इन तीनों में क्या है? 1 लीटर जल है। इन तीनों पात्रों में क्या लिया मैंने? 1 लीटर जल। और तीनों पात्रों में मैंने इसमें 10 ग्राम नमक डाला, इसमें 10 ग्राम शक्कर डाला, और इसमें 10 ग्राम क्या डाला? साबूदाना डाला। तो इसमें मैंने देखा कि कणों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है? इस वाले पात्र में। अब कणों की संख्या इस वाले पात्र में है। और देखो हमने क्या पढ़ रहे हैं? अणु संख्या गुणधर्म, जो किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। मतलब अणुओं की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो अणु संख्या गुणधर्म भी ज़्यादा होगा, और यदि अणुओं की संख्या कम होगी तो अणु संख्या गुणधर्म भी क्या होगा मेरे भाई? कम होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है अणु संख्या गुणधर्म। तो अणु संख्या गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या। तो अगर मैं देखूं इन तीनों पात्रों में सबसे ज़्यादा कण किस में है? इसमें।
तो सबसे ज़्यादा कण अगर इसमें है तो अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें है, तो सबसे ज़्यादा अणु संख्या गुणधर्म किसका होगा, इसी का होगा। उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो कणों की संख्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, है ना। क्या मिलाया है उस पर डिपेंड नहीं होगा। देखो इसमें नमक मिलाया, इसमें क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, इसमें क्या मिलाया, साबूदाना मिलाया, तो ये डिपेंडेंसी इसकी नहीं रहेगी कि आपने क्या मिलाया है। विलेय की प्रकृति क्या है, आप सोना भी मिला दो तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अणु संख्या गुणधर्म केवल कणों को देखेगा। अगर कण ज़्यादा हैं तो अणु संख्या गुणधर्म ज़्यादा होंगे, और यदि कणों की संख्या कम है तो अणु संख्या गुणधर्म क्या होंगे, कम होंगे। सिंपल है, समझ गए। तो ये किसके गुण हैं, तनु विलयनों के गुण हैं। पहली बात तो आप ये समझ लो, किसके गुण हैं, तनु विलयनों के, ठीक है। तो यहाँ समझ लो तनु विलयनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या, किसके कणों की संख्या, जो विलेय मिलाया है ना आपने विलेय, जैसे हमने 1 लीटर जल में क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो ये नमक विलेय है। यहाँ पर क्या है, शक्कर विलेय है, और यहाँ पर क्या है, साबूदाना विलेय है, ठीक है। तो जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। मतलब आप क्या मिलाया है उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी इसके नहीं रहेगी, उनकी प्रकृति पर नहीं। अणु संख्या गुणधर्म मेरे भाई कहलाते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो तनु विलयनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेंगे अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म 4 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 4 होते हैं। और इनमें से क्वेश्चन जो है ना जरूर एंड जरूर आता है, ठीक है। तो पहला अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, तो मेरे भाई सुनो, पहला अणु संख्यक गुणधर्म मेरे भाई है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। अब ये सर अवनमन क्या होता है, तो सुनो मेरे भाई, जो अवनमन होता है वो एक कमी होती है, जो कमी होती है इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, अवनमन बोलते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन। तो पहला अणु संख्या गुणधर्म है वाष्प दाब में अवनमन। क्या वाष्प दाब जानते हो आप, बिल्कुल नहीं जानते। अगर वाष्प दाब तो टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं वाष्प दाब को आपको समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कम हो। ये पहला अणु संख्या गुणधर्म है। इसके बाद हमारा दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है जो है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये हमारा दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है। अब इस उन्नयन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो उन्नयन जो होता है, इस उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब मेरे भाई क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है। अब तीसरा अणु संख्या गुणधर्म क्या है, अब यह देखो क्वथनांक में आपको प्रॉब्लम, यहाँ वाष्प दाब में आपको प्रॉब्लम है, यहाँ क्वथनांक में आपको प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो, मैं इनको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। हिमांक में अवनमन, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल भी। हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है, देखो मैंने यहाँ बताया वही मतलब है, ठीक है। और चौथा और हमारा लास्ट अणु संख्या गुणधर्म है जो है आपका फरासरण दाब। क्या है मेरे भाई, फरासरण दाब, ठीक है, फरासरण दाब, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर। आगे मैं सब चीज़ों को समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। यहाँ वाष्प दाब में प्रॉब्लम है, या क्वथनांक में प्रॉब्लम है, या हिमांक में प्रॉब्लम है, यहाँ परासरण में प्रॉब्लम है, सबको बताऊंगा एक एक बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन छोटी छोटी चीज़ों को जिनको नहीं आता आपको, उनको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और फिर इन चीज़ों को मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तो समझो, हम सबसे पहले इस समझेंगे ये वाष्प दाब क्या होता है। अगर हमें वाष्प दाब नहीं पता तो उसमें हम कमी कैसे निकाल लेंगे, उसमें अवनमन कैसे निकाल लेंगे, तो पहले हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले आप समझो वाष्प दाब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है वाष्प दाब। क्या डाल दिया मेरे भाई, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है। अब वाष्प दाब को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, है ना, या फिर हम ऑस्मैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर,
प्रेशर बोलते हैं, समझेंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इधर मेरे भाई कहने का मतलब मेरा ये है, नहीं मेरे भाई, अगर मैं देखूँ ये बास दाब तो मैं समझा चुका हूँ यार, बास दाब तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये बास दाब क्या है और शुद्ध विलायक में कोई आवाज़शील विलय मिला दिया जाता है तो बास दाब में कमी हो जाती है, ये तो मैं समझा चुका हूँ। राउल्ट नियम आपने पढ़ लिया है ना, राउल्ट नियम, अगर राउल्ट नियम पढ़ लिया है आपने तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने ये पूरा समझा दिया है। मैं तो सोच रहा था कि मैंने ये पढ़ाया नहीं, मैंने समझा दिया है। तो राउल्ट अगर नियम नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राउल्ट नियम का लिंक है, आप देख लो, ठीक है। बाकी फिर भी थोड़ा सा अगर मैंने हेडिंग डाल दी है तो मैं इसको समझा ही देता हूँ। देखो दोस्तों, आपने चाय सबने बनाई होगी, चाय बनाई है ना, ठीक है। तो मान लो मैंने ये क्या है, एक चाय वाला एक पात्र है ना, मान लो मैं इस पात्र में क्या कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ। अब चाय बनाऊंगा तो इसमें क्या कर लूँगा मैं, जो भी चाय वाला द्रव है ना, शक्कर, दूध, पत्ती, अदरक, जो भी है वो मैं इसके क्या करूँगा, इसमें मैं डाल लूँगा ना, बिल्कुल। ये मैंने एक वो चाय वाला पात्र ही ले लिया, ठीक है, सब कुछ डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, गर्म करूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। मैं फिर इसको क्या करने वाला हूँ, गर्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो बर्नर पे रखूँगा मैं इसको और क्या करूँगा, गर्म करूँगा। तो मेरे भाई अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो हमने देखा है, अब सबने देखा होगा, जैसे ही हम इस गर्म करते हैं तो कुछ देर पश्चात इस सतह के ऊपर गोल गोल अणु बनने लगते हैं। क्या आप जानते हो गोल गोल क्या बनने लगते हैं, अणु बनने लगते हैं। क्या आप जानते हो, बिल्कुल, आई होप आप सब जानते होंगे, ठीक है ना, ठीक। तो इन गोल गोल अणुओं को हम क्या बोलते हैं, तो आपको वैसे भी पता होगा और नहीं है पता तो याद रखो मेरे भाई, इन गोल गोल अणुओं को हम बोलते हैं वाष्प अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प अणु। क्या बोलते हैं, वाष्प अणु। अब वाष्प अणु बोलेंगे, अब जितना ज़्यादा आप गर्म करोगे उतने ज़्यादा इसमें वाष्प अणु बनेंगे, उतने ज़्यादा क्या बनेंगे मेरे भाई, इसमें वाष्प अणु बनेंगे। अब वाष्प अणु बनेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार वाष्प अणु बन गए तो वाष्प अणु फिर टूटे ही ना, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो वाष्प अणु क्या करेंगे, टूटेंगे भी। और जब वाष्प अणु टूटेंगे मेरे भाई तो जो द्रव भरा हुआ है ना इसमें, ये जो द्रव भरा हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, ये दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। और जो वाष्प अणु दाब लगाएंगे वही दाब आपका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। क्या होगा, वाष्प दाब होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो वाष्प अणु है, इन वाष्प अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब, ठीक है ना। तो वाष्प दाब वैसे भी नाम समझ में आ रहा था, वाष्प और ये दाब, तो वाष्प अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राउल्ट नियम का लिंक है, उसमें मैंने समझा दिया है, आप जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया वाष्प दाब, क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना यहाँ पर कि जो शुद्ध विलायक होता है जल, आपको पहले ही बता चुका था कि जो शुद्ध विलायक क्या होता है, जल होता है, जानते हो ना शुद्ध विलायक। अगर हम इस शुद्ध विलायक जल जो होता है, इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का ध्यान रखना, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ध्यान रखना, शुद्ध विलायक जल जो है इसका वाष्प दाब होता है सबसे अधिक, और अन्य जो विलायक होते हैं उनका वाष्प दाब कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है, शुद्ध विलायक का। लेकिन दोस्तों क्या होता है, यदि मैं शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय, आवासशील मतलब जिसमें वाष्प नहीं बनती, अब जैसे वाष्प में किसमें नहीं बनती, जैसे नमक को गर्म करोगे तो क्या उसमें वाष्प बनेगी, क्या जल को आप गर्म करोगे, जल को गर्म करोगे तो उसमें वाष्प बनेगी, क्या शक्कर को गर्म करोगे तो उसमें वाष्प बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो जिसमें वाष्प नहीं बनेगी वो आवासशील है, जैसे नमक हुआ, शक्कर हुआ, मिट्टी हुई, है ना, रेत हुई, इनमें वाष्प नहीं बनती तो ये आवासशील है। और जिसमें वाष्प बनती है वो वाष्पशील है, ठीक है, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, इनमें वाष्प बनती है, मतलब ये वाष्पशील है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्या होता है, यदि शुद्ध विलायक में हम कोई आवासशील विलय मिला दें तो बने विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है कमी, ये सब कुछ समझा दिया, देख लो आप मेरे भाई जाके, ठीक है। चलो ये वाष्प दाब हो गया। अब क्वथनांक, हिमांक और एक चीज़ और हमारा परासरण। तो परासरण को तो हम अलग से ही समझने वाले हैं, क्वथनांक और हिमांक को आप समझ लीजिए। क्वथनांक क्या होता है, देखो क्वथनांक हो, हिमांक हो, और एक आपने शब्द सुना होगा गलनांक। क्वथनांक, हिमांक और एक शब्द आपने क्या सुना है, गलनांक। तो ये क्वथनांक, हिमांक और जो गलनांक है ना मेरे भाई, ये सब क्या है, ताप होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ताप होते हैं, ठीक है। ध्यान, टेम्परेचर क्या होता है मेरे भाई, टेम्परेचर। तो ध्यान रखना कि क्वथनांक, गलनांक, हिमांक ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, ताप होते हैं। अब सर ताप होते हैं, कौन से ताप होते हैं सर, ये भी तो बताया जाए। बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। आपको पता है
जल बाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जल गैस में परिवर्तित होता है, जल ठोस में भी परिवर्तित हो जाता है और ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन आपने देखा है ना, बिल्कुल देखा है ना, पक्का बिल्कुल देखा, ठीक है। तो क्वथनांक, गलनांक, हेमांक ये सब क्या है, ताप है। क्या है, ताप। तो सर क्वथनांक कौन सा ताप है, तो यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ मेरे भाई, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक, क्वथनांक क्या है, ताप है। इस क्वथनांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, क्वथनांक क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर। कहते हैं ना हम आलू बॉयल कर रहे हैं, हम चावल बॉयल कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है क्वथनांक, ताप है। कौन सा ताप है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा कौन सा ताप है ये भी बता दो सर शब्दों में। तो मेरे भाई ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान के चलो अगर हम जल को गर्म करें तो जल उबलने लगता है और गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो जो जल है जिस ताप पर वाष्प या गैस में परिवर्तित होने लगता है उस ताप को हम क्वथनांक बोलते हैं। समझ रहे हो ना, कोई भी जो जल है, कोई भी जो द्रव है, अब जल की बात मत करो, कोई भी द्रव की बात कर लो, कोई भी द्रव जो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है जिस ताप पर, उस ताप को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो ध्यान रखना, कोई द्रव जिस ताप पर गैस में परिवर्तित होने लगता है उस ताप को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। यहाँ से समझो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लो, क्वथनांक यहाँ समझ गए, एक बात यहाँ लिखना है। देखो क्वथनांक क्या है, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का T और बॉइलिंग का B, मतलब क्वथनांक को हम TB से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, TB से। और कौन सा ताप है, जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब जल का कितना होता है सर क्वथनांक, तो आप जानते हो ना, जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री। एल्कोहल का, तो एल्कोहल का मेरे भाई लगभग 78 होता है। कितना होता है, लगभग 78। 78 पॉइंट में भी कुछ चलता है, लगभग में बता दिया मैंने, 78 होता है, ठीक है। तो आप क्वथनांक समझ गए, ठीक है। अब आप समझ लो हेमांक को। किसको समझ लो, हेमांक को। तो पहले तो आप सुन लो कि जो हेमांक है इसको हम फ्रीजिंग, एक सेकेंड, इसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का T और फ्रीजिंग का F, इसलिए है हेमांक को हम TF से व्यक्त करते हैं। पहले तो आपने समझा कि हेमांक को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, TF से व्यक्त कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा सर ये कौन सा ताप है, बिल्कुल बता रहा हूँ मेरे भाई, ये ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव, कोई भी द्रव हो, वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस। हम देखते हैं अगर जल फ्रिज में रख दें तो हम देखते हैं जो जल है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ बन जाता है ना। तो जो जल जिस ताप पर बर्फ में परिवर्तित हुआ वो ताप हेमांक है। जल है, कोई भी द्रव हो, जल की बात नहीं कर रहे, कोई भी द्रव जिस ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है वो आपका होता है हेमांक। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो जल होता है इस जल का हेमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हेमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस जल का हेमांक होता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हेमांक समझे, क्वथनांक समझे। अब एक चीज़ और रह गई है हमारी, वो है गलनांक। क्या है, गलनांक। तो यहाँ समझ लो गलनांक, ये आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है। कौन सा, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब जिस ताप पर कोई चीज़ गलने लगे, और गलता कौन है, ठोस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वह ताप है जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए। जैसे हमें पता है बर्फ, बर्फ द्रव में परिवर्तित हो, जिस जल से बना बर्फ और बर्फ से द्रव जल भी तो बन जाता है ना। तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। तो गलनांक, क्वथनांक और हेमांक ये तीनों जान गए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक जो होता है वो ठोस का होता है। केवल गलनांक, ये जो गलनांक और ये क्वथनांक, इनकी बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गलनांक क्वथनांक किसका होता है, ठोस का होता है। उससे कम किसका होता है, द्रव का होता है। और उससे कम किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है। तो ऐसा ही आप हेमांक के साथ भी कर सकते हैं। तो गलनांक, क्वथनांक, हेमांक ये सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का, फिर द्रव का, और फिर किसका होता है, गैस का। तो आज आपने ये समझा, ठीक है। तो अणु संख्या गुणधर्म हमारा कंप्लीट, और इससे छोटी छोटी जो संबंधित बेसिक चीज़ें थी जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक था, उन चीज़ों को हमने जाना। आई होप आपने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मस्त तरीके से समझा होगा।
तो अब हमारे जो अणु संख्यक गुणधर्म है, देखो ये तो क्वेश्चन बनता ही है कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हमने समझ ली, पूरा बेसिक समझ लिया जो हमारे लिए ज़रूरी था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अणु संख्या गुणधर्म जो 4 होते हैं ना, इन प्रत्येक में से क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक का एक व्यंजक होता है और प्रत्येक में से क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हमें इनको अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे वासुदा में अवनमन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, इन सबको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक दिन में 2 का कंप्लीट कर पाएंगे न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो करने पड़ेंगे ना, न्यूमेरिकल भी तो आते हैं ना एग्जाम में। तो एक दिन में हम लगभग 2 कंप्लीट करेंगे और 2 दिन में इन चारों अणुसंख्या गुणधर्म को ख़त्म करेंगे। और अणुसंख्या गुणधर्म को ख़त्म करके कुछ चीज़ें और बचेंगी, उनको हम ख़त्म करके इस यूनिट को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो छोटी है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को यहाँ समझा है, जाना है, ठीक है। तो मेरे भाई आई होप सबको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग, अभी तक मैंने नहीं बोला पूरी वीडियो में, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।